कंपनी में ऐसे क्या चार्ट अब, क्योंकि होता क्या है कि प्रोस्पेक्ट के इस तरह से अटपटे तरीके से जवाब पूछने के तरीके से भी कभी-कभी हम थोड़े से सहम से जाते हैं कि देखो ये इसने क्या पूछ लिया। खास करके तब जब हमारे पास जवाब नहीं होता तब। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहे कि भाई कोई कहे कि बहुत सारी कंपनियों के ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं, तो जब भी आपसे कोई भी इस तरह का सवाल पूछे, तो आपने यही कहना है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंपनियां तो बहुत सारी हैं। जब भी कोई भी आपसे कुछ भी कहे, तो जब आप उससे पहले सहमत हो जाएंगे, जब आप उससे कहेंगे हाँ, आप आपका कहना सही है, तो जब आप किसी से सहमत हो जाते हैं, फिर उसके बाद कहने को कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप तो सहमत हो गए ना उससे। अगर आप उनको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, अगर आप उनसे तर्क करेंगे, तो फिर वो अपनी बात कहेंगे, फिर आप अपनी बात कहते रह जाएंगे, फिर आप दोनों में लड़ाई या बात विवाद या एक मतलब डिबेट टाइप की छिड़ जाएगी। तो वो डिबेट नहीं करके अगर आप शुरू में ही किसी को कहते हैं कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। बहुत सारी कंपनियां एक्चुअली आजकल मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन शायद ही कोई कंपनी हो जिसकी मतलब जो रिसर्च बेस्ड हो। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हमें देखने को मिलती है, लेकिन उनमें से कितनी कंपनियां हैं जो अपने आप को रिसर्च बेस्ड कंपनी बताती है, या वाकई में रिसर्च बेस्ड कंपनी है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनके एक्चुअली मेडिकल रिपोर्ट्स मतलब मेडिकल जर्नल्स में शिरकत करते हैं। ऐसे ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो अपने साइंटिस्ट के बारे में हमें बताती हैं कि हमारे पैनल में ये साइंटिस्ट हैं। लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, खाइए रिजल्ट आए। साइंटिस्ट के बारे में कोई नहीं बताता। तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो अपने साइंटिस्ट के बारे में बताती हैं, अपने रिसर्च के लैब रिपोर्ट्स हमसे शेयर करती हैं। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसके कह लीजिए साइंटिफिक पैनल में डीआरडीओ के साइंटिस्ट मौजूद हैं, एम्स के साइंटिस्ट मौजूद हैं, और कह लीजिए आईआईटी दिल्ली में जिनकी रिपोर्ट्स प्रोडक्ट की रिपोर्ट्स का मतलब स्टडी की जाती है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसकी कोई कंज्यूमर कंप्लेन नहीं है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं आपकी नजर में जो कंप्लीटली कैश रिच और डेट फ्री है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं आपकी नजर में जिसके कि प्रोडक्ट का रिजल्ट इस तरह से है जिस तरह से हमारा है। तो ऐसे हमारी कंपनी की जितनी भी विशिष्टताएं हैं, आप कितनी कंपनियां दिखा सकते हैं जिनके पास सौरव गांगुली जी जैसे ब्रांड एम्बेसडर है। शायद अगर आप इन सारी चीजों को देखें, तो ऐसी शायद ही कोई कंपनी मिले जो इन सारे मापदंडों पे खरी उतरे, जिसकी वजह से आप अपनी कंपनी को सामने वाले की नजर में एक अलग छवि दे सकते हैं। और उन्हें ये सारे डिफरेंसेस दिखा के, ये सारे डिफरेंसेस के बारे में बता के आप उनको ये बता सकते हैं कि हमारी जो रेनेटस वेलनेस है वो बाकी कंपनियों से अलग इस वजह से है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट की गुणवत्ता बेहतर मिल सकती है उनको। साथ ही साथ हमारे कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा होने की वजह से, हमारी कंपनी कैश रिच और डेट फ्री होने की वजह से हमारी कोई कंज्यूमर कंप्लेन नहीं है मार्केट में। एंड ये कुछ विशिष्टताएं ऐसी हैं जो हमारी कंपनी को किसी भी और कंपनी से बिल्कुल हट के बनाती है। हमारा कभी भी पेमेंट लेट नहीं होता। हमारे पास जो सिस्टम है उसमें पे आउट बहुत मतलब जिसका बहुत ज्यादा पे आउट होता है उसको भी मिलता है। कोई कंडीशन नहीं है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी अलग अलग तरह की कंडीशन होती है। ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो इंडिया में रहते हुए, इंडिया में काम करते हुए कनाडा जाने के बारे में, भूटान जाने के बारे में या नेपाल जाने के बारे में सोच भी रही हैं या जाती हैं। 10-10, 15-15 साल, 17-17 साल पुरानी कंपनियां हैं जो कि और दूसरे देशों में वो ऑपरेट नहीं करती। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी जो है, हमारी रेनेटस वेलनेस जो है, वो और किसी भी कंपनी से ज्यादा बेहतर, और साथ ही साथ हमारे कंपनी में जिस तरह का व्यवहार है, जिस तरह की ट्रेनिंग है, सुब्रत दत्तो सर है, वो जिस तरह से हमें हमारी देखभाल करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, नई नई पॉलिसीज, रिट्रीट प्रोग्राम को हमें जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं, और साथ ही साथ मार्केटिंग प्लान में भी हमें जिस तरह की लीवरेजेस मिलते हैं, जिस तरह की इनकम हमें मिलती है, ये अनपैरेलल है। ये और कहीं भी अगर बारीकी से अगर आप देखें तो आपको आपको कह लीजिए शेर, तेंदुआ और जो कह लीजिए वो लेपर्ड होता है, और लेपर्ड ही तो खैर तेंदुआ आता है, चीता होता है, तो ये सारी चीजों में
जो अनजान व्यक्ति है, जो देखना नहीं चाहता है या जो जानता नहीं है, उसकी नजर में ये सारे एक जैसे ही नजर आएंगे। लेकिन असल में अगर बारीकी से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारी कंपनी में है, वो और कहीं भी नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने वाले को तो पता नहीं है। सामने वाले को अगर इन हाइलाइट्स के बारे में हम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। फ्राइडे को जो सेशन में करता हूँ जिसमें कंपनी की विशिष्टताओं के बारे में मैं बताता हूँ, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों से शेयर कर सकते हैं इस सवाल के जवाब। और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आप फ्राइडे के सेशन में उसका जवाब आपको वाई रेनेटस के बारे में जब मैं बताता हूँ तब आपको वहां से मिल सकता है। और भी है वहां पर काफी सारी चीजें। अगर मैं उसके ऊपर लंबी बात करूंगा तो मैं बाकी सवाल नहीं ले पाऊंगा। इस वजह से आप फ्राइडे के सेशन में जो वाई रेनेटस के बारे में मैं बात करता हूँ उसको आप ध्यान से समझें और उसको इस सवाल के जवाब में आप बता। फिर सवाल ये आता है किस व्यक्ति को कितना देना है किस बीमारी में रिजल्ट आने के लिए, क्या डोज देना है। ऐसे बहुत सारे लोगों का ये चैलेंज आता है। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज आपको बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दवाई नहीं है। किसी भी बीमारी, किसी भी उपचार, किसी भी तरह के डायग्नोसिस से, मिटिगेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम न्यूट्रिशन बनाते हैं और न्यूट्रिशन का मतलब होता है आहार, खाद्य पदार्थ। और वो खाद्य पदार्थ कभी भी खाया जा सकता है। ऐसा कोई अंगूठे का नियम नहीं है कि इसे पहले ही खाना है या इसे बाद में ही खाना है। अगर ऐसा होता तो ऐसा हमारे सप्लीमेंट के ऊपर लिखा रहता। लेकिन अगर आप इसका मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको मूल तौर पे खाना खाने के 1 घंटे बाद खा सकते हैं। वो चाहे नोवा हो, चाहे वो इम्यूजैंथ हो, ये खा सकते हैं। अब अगर आप जैन प्रो की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपको वजन घटाना है या बढ़ाना है। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप खाना खाने के बाद इसको लें, और अगर आपको वजन घटाना है तो खाना खाने के पहले लें। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर डोज क्या है। डोज का ऐसा है कि डोज किसको क्या हुआ है इसके अनुसार। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट के पीछे डोज लिखा हुआ है कि कितना देना चाहिए और सर्विंग साइज कितनी होनी चाहिए, ये डब्बे के पीछे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं और वैसे वैसे सिचुएशन में अगर प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं तो आपको अगर ज्यादा एज है तो ज्यादा खाना है, कम एज है कम खाना है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो ज्यादा खाना है, प्रॉब्लम कम है तो कम खाना है। अब ये अगर इस चीज को अगर सही मायनों में मॉड्यूलेट किया जाए तो आपके शरीर के वजन, आपकी उम्र और आपकी प्रॉब्लम की जटिलता के ऊपर निर्भर करता है कि आपको डोज कितना दिया जाएगा। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो ज्यादा लेना है, अगर आपका वजन कम है तो लेना है, प्रॉब्लम ज्यादा है तो ज्यादा लेना है, उम्र ज्यादा है तो ज्यादा लेना है, उम्र कम है तो कम लेना है। तो यही अनुपात है। आप ये अपने अपलाइन से भी डिस्कस कर सकते हैं कि कितना और कैसे किसी को दिया जाए। लेकिन आपको भी सीखने और समझने की जरूरत है कि किसको कितना देना है, क्या देना है। और ये अगर किसी को थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है या कभी किसी को आप कम देते हैं तो इसमें कोई भी कभी भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है। जब भी कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप खाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेब खा लिए, 2 केजी सेब आपने इकट्ठे खा लिए, तो इससे आपका शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। शरीर को जितना आहार चाहिए सेब से, वो सेब का आहार ले लेगा। जो बचा पाएगा वो बचा लेगा और जो नहीं बचा पाएगा उसको शरीर से निकाल देगा। तो यही शरीर का नियम है। जो भी शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो निकाल देता है, और जो एब्जॉर्ब करता है उसमें से कुछ इस्तेमाल कर लेता है और कुछ वो बचा के रख लेता है आगे के इस्तेमाल के लिए। हर चीज नहीं बचा सकता लेकिन काफी सारी चीजें बचा सकता है। तो जो नहीं बचा सकता वो शरीर से स्टूल के जरिए, यूरिन के जरिए, पसीने के जरिए, इन सारे जरियों से निकाल देता है। तो आप अगर कभी थोड़ा अगर ज्यादा हो जाता है ये प्रोडक्ट का यूजेज या कभी थोड़ा कम हो जाता है तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक है इस वजह से आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वजन कितना है जिसको दे रहे हैं, उम्र कितनी है, और प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो ज्यादा देना है, प्रॉब्लम कम है तो कम देना है। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर ठंडे पानी से पीना है या गर्म पानी से पीना है।
तो फ्रेंड क्या है कि हमारे शरीर के अंदर का तापमान जो है वो हमेशा ज्यादा होता है, और शरीर के अंदर के तापमान के ज्यादा होने की वजह से आप ठंडा पानी पिए या आप गर्म पानी पिए या आप नॉर्मल पानी पिए, वो शरीर के अंदर जाकर वो शरीर के तापमान से ढल जाता है पानी। तो जब आप नॉर्मल टेम्परेचर भी पीते हैं तो वो भी अंदर जाके बॉडी टेम्परेचर से ढल जाता है, ठंडा पीते हैं तो भी बॉडी टेम्परेचर से ढल जाता है, और गर्म पीते हैं तब तो वो ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर पे ही है। बहुत सारे लोग को लूक वार्म वाटर में लेने के लिए बोलते इसलिए हैं क्योंकि शारीरिक टेम्परेचर शरीर के अंदर के टेम्परेचर के अनुकूल ही रहता है लूक वार्म वाटर, तो उसको शरीर से लेटेंट हीट लेने की जरूरत नहीं पड़ती उसको टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए, इस वजह से। लेकिन इसके अलावा इसका कोई खास फायदा नहीं है। वैसे भी अगर आप किसी भी तरह का भी पानी पिएंगे तो शरीर के अंदर जाके उसका तापमान वही हो जाएगा जो शरीर का तापमान है, ढल जाएगा वो शरीर के तापमान से। इस वजह से ये जरूरी नहीं है कि ठंडे में लिया जाए या गर्म में लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मायने नहीं रखता। एज लॉन्ग एज आप इसको खा रहे हैं, ठंडा पानी गर्म पानी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल पानी या लूकवार्म वाटर में लें, ठंडा पानी तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, और ठंडा पानी तो नॉर्मली भी अवॉइड करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इसका मैं जवाब दे पाया हूँ कि कौन सी चीज में क्या देना है। अब देखिए, गिन के 4 ही सप्लीमेंट्स हमारे पास है, जिसमें से एक काढ़ा है, काढ़ायु है। तो वो काढ़ायु तो हमें फेफड़े के लिए है, हमारे अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए है। तो मान लीजिए किसी को पैर में समस्या है, पेट में समस्या है, दिमाग में समस्या है, तो काढ़ायु देने का कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर राजदीप दत्ता सर ने साफ साफ कहा है हमारे लिटरेचर में कि ये उन्होंने बनाया है अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए खास करके ये बना है। तो फेफड़े के लिए जो चीज बनी है वो आप एड़ी के लिए तो देंगे नहीं, घुटने के लिए तो देंगे नहीं, दिमाग के लिए तो देंगे नहीं। तो आप काढ़ायु को तो ऐसे ही हटा दीजिए। बचे हमारे 3 सप्लीमेंट्स। अगर आप 3 सप्लीमेंट्स में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि देना क्या है और देना कैसे है, तो आप सोचिए आने वाले समय में जब 200 प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे, तब तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। और अगर आपको 4 महीने 6 महीने हो गए इस काम को करते हुए, और अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि कौन सा सप्लीमेंट देना है, कितना देना है, कैसे देना है, तो फिर तो आप ये काम कैसे कर पाएंगे? आपको तो दिक्कत आएगी, आपने यही नहीं सीखा अभी तक कि ये काम कैसे होगा या क्या देना है, कितना देना है। तो आप निर्भर मत रहिए किसी के ऊपर, आप खुद अपनी नो हाउ डेवलप करिए, आप खुद अपना एक एक मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि क्या है, क्यों देना, क्या देना है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि हुआ क्या है या किस समस्या के लिए हम उसको किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी को प्रॉब्लम है और वो 13 साल से कम का बच्चा है, तो उसको हम नोवा तो वैसे ही नहीं दे सकते। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है, तो हम उसको तो वैसे भी नोवा नहीं दे सकते, हम उसको वैसे भी ज़ैन प्रो नहीं दे सकते। तो क्या बचा? इम्यूजन बचा, तो वही दे रहे हैं। अगर उम्र थोड़ी कम है, वो चाहे बच्चा है या कोई ऐसा है, तो वैसे तो आप 4-5 साल के नीचे के बच्चे को वैसे भी कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। आपको अगर उसके अगर फिर भी देना है या अगर उसके बाद देना है, तो आप इम्यूजन को 1/3 दे सकते हैं या 1/4 दे सकते हैं, दिन में 2 बार। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके शरीर को बूस्ट तो मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आप 3-4 साल के नीचे के बच्चे को कुछ भी ना दें। तो आशा करता हूँ कि ये भी सवाल मैं जवाब दे पाया हूँ। और ये भी एक सवाल आता है कि अलग-अलग रोगों में क्या किया जाए? तो देखिए 3 ही प्रोडक्ट्स हैं, 3 ही प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास मूल तौर पे। अगर काढ़ायु को हम छोड़ दें, काढ़ायु को हम अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ना माने, तो हमारे पास 3 ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं काढ़ायु को छोड़। अब आप एलोस्टिन तो खाएँगे नहीं, नोवास्टिन तो खाएँगे नहीं, ज़ैंप्रो तो खाएँगे नहीं, मतलब ज़ाइंटच तो खाएँगे नहीं। तो बचे ये 3 ही प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर किसी समस्या के लिए दे रहे हैं तो आपको समस्या की जड़ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स एलोपैथी नहीं है। एलोपैथी सिम्पटम का ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि पैर में दर्द है तो पेन किलर दे दो, दर्द कम हो जाएगा या दर्द दर्द सुन हो जाएगा। सिर में दर्द है, पेन किलर दे दो, पेट में दर्द है, पेन किलर दे दो, दस्त हो गए, दवाई दे दो, दस्त बंद हो जाएंगे। डायबिटीज है, दवाई दे दो, डायबिटीज दब जाएगा। दबाने का, छुपाने का ट्रीटमेंट होता है, दबाने वाला और छुपाने वाला एलोपैथी। लेकिन जो हमारे
नेचुरल सप्लीमेंटिकल बेस्ड, वो कभी भी रोग तो ठीक करते नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो रोग के कारण के ऊपर काम करते हैं, और जब रोग के कारण के ऊपर काम करते हैं तो धीरे धीरे करके जो जिस कारण से रोग हुआ वो कारण ही शरीर को छोड़कर चला जाता है। तो अगर कारण शरीर को छोड़कर चला जाता है तो वो ना रहता है बांस, ना बजती है बांसुरी। तो अब आपको पहले समझना होगा कि उसको हुआ क्या है। अगर आपको लगता है कि उसके ब्लड में कुछ चैलेंजेस हैं तो आप इम्यूजैम दे दीजिए, और इम्यूजैम तो उसके ऑर्गन की भी सर्विसिंग करेगा। आपने दिया तो था किसी एक काम के लिए, लेकिन वो ऑर्गन्स की भी सर्विसिंग करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, ब्लड की सर्विसिंग भी करता है। और अगर आपको ओवरऑल कोई ऐसी समस्या है, जैसे मान लीजिए ब्रेन की समस्या है, तो आप नोवा क्यों देंगे? क्योंकि उसमें जिंको बाइलोबा है। जिंको बाइलोबा ब्रेन की मदद करता है। उसमें अश्वगंधा है जो आपके पूरे सिस्टम को रिफ्रेश करने में मदद करेगा। उसमें गोपसुरा है, मंजिष्ठा है, पुनर्नवा है। ये अलग अलग इंग्रेडिएंट के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो आप इन बेनिफिट्स को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम है तो इस चीज में तो फायदा करना चाहिए। ये चीजें आपको धीरे धीरे करके सीखनी पड़ेगी। अब देखिए क्लास 10 में जब हम होते हैं, या जो हम प्राइमरी स्कूलिंग में होते हैं, हमारे प्री प्राइमरी प्राइमरी, तो उसमें हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, रीजनल लैंग्वेज होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स हैं। आपको एक बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे बताना है ये जानना है, प्रोडक्ट्स क्या है, बताना कैसे है ये जानना है। ये चार ही चीजें आपको टोटल जाननी है। बिजनेस क्या है, करना कैसे है, प्रोडक्ट्स क्या है, बताना कैसे है, बस इतना ही है काम। और अगर ये चार सवालों का जवाब भी अगर आप नहीं ले रहे हैं, चार सवालों का जवाब भी आपको नहीं पता, और आप किसी न किसी के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, 7 महीने हो गए आपको ज्वाइन किए हुए, 4 महीने हो गए आपको ज्वाइन, तो 4 महीने कर क्या रहे हैं आप? अगर ये जान ही नहीं रहे इन सवालों का जवाब, तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे? आज आपका बिजनेस तो आप ही करेंगे ना। आपका बिजनेस करने कोई पड़ोसी तो आएगा नहीं। और आपसे अगर कोई सवाल पूछ बैठता है तो उसका जवाब तो आपने ही देना है। और अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो सामने वाले को लगेगा कि यार इसे तो आता ही नहीं, मैं इसके साथ क्यों जुड़ूं। और बिल्कुल वाजिब बात भी है। वो मतलब नौसिखिए के साथ वो क्यों जुड़ेगा? तो लोगों का काम अक्सर चलता इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं होती, उनको ये सारे सवालों का जवाब ही नहीं पता होता है। और कभी ना कभी होता क्या है कि जिस ट्रेनिंग में ये जवाब दिए जाते हैं, उस ट्रेनिंग को उनको लगता है यार ये ट्रेनिंग अटेंड करके हम क्या करेंगे, हम तो मतलब ऐसे ही ज्ञानी पुरुष हैं, हम ट्रेनिंग क्या अटेंड करके हमें क्या फायदा होगा। तो कभी कभी अलग अलग कारणों की वजह से आपको नहीं पता चलता, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम हुई क्यों है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि तीनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा दे सकते हैं। जैसे प्रोटीन का क्या, आपने देखा होगा वेट मैनेजमेंट की भी जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो उसमें प्रोटीन का रोल क्या है हमारी बॉडी पे ये पूरा समझाता हूँ। तो अगर उसका स्क्रीनशॉट है आपके पास, अगर आपने दोबारा कभी देखा है उस स्क्रीनशॉट को, या कभी हम दोबारा ट्रेनिंग करेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा कि प्रोटीन का रोल क्या है। आप यूट्यूब पे टाइप करिए प्रोटीन हमारे शरीर में करता क्या है, गूगल में टाइप करिए प्रोटीन हमारे शरीर में करता क्या है, तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है। और आपको प्रोटीन का फंक्शन पता चल जाएगा एक बार, और उस फंक्शन से रिलेटेड किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो आप उनको डेफिनेटली ज़ैंप्रो दे सकते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ये समझना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इस वजह से आप कोशिश करिए कि आप धीरे धीरे करके जानकारी इकट्ठी करें, जानकारी हासिल करें कि ये जो कह लीजिए प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम है क्या, हुई क्यों है, और हम अपने सप्लीमेंट से उसमें कैसे मदद दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे पास समय नहीं है काम को करने का। तो देखिए जब भी कोई भी इस तरह का सवाल करता है तो आप उसके लिए सोर्स ऑफ क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि उसने ऐसा कहा क्यों। उसने शायद इस वजह से कहा कि क्योंकि देखकर उसे ऐसा लगता है कि मैं दिन भर ये काम करता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ वहां जानता हूँ, भागता दौड़ता रहता हूँ। प्रोस्पेक्ट को हमने क्या कहा या हमने क्या उससे बताया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसने क्या समझा, उसको कैसा लग रहा है, उसको हमें देख करके कैसा इंप्रेशन आ रहा है। अगर उसे लग रहा है कि मैं सुबह से लेकर रात तक दौड़ता ही रहता हूँ, भागता ही रहता हूँ, इस प्लान को लेकर लोगों के पास जाता ही रहता हूँ, तो हो सकता है उसे मन मन में लगे कि नहीं यार ये जितना ये भाग रहा है, जितना ये दौड़ रहा है,
ये दिन भर यहाँ वहां करता है, यार उतनी मेहनत तो मैं नहीं कर पाऊंगा यार। जितना ज्यादा ये यहाँ कभी वहां ऐसे कभी खाना खाए बिना भागता रहता है, दौड़ता रहता है, इतनी मेहनत है, लोगों से इस तरह से पकड़ पकड़ के बात करता है, इतनी मेहनत तो मैं नहीं कर पाऊंगा यार। तो जब लोगों को लगता है आप आपने जो भी काम लोगों के सामने किया है, वो उनको इतना मुश्किल लगता है कि उनको लगता है नहीं यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो आपको बहाना देते हैं, वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं। वाकई में उनके पास टीवी देखने का समय है, उनके पास नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान ये सारे मैचेस देखने का भी समय है। उनके पास सास बहू का सीरियल देखने का भी समय है, उनके पास गप लड़ाने का भी समय है, लेकिन उनके पास बिजनेस को करने का समय नहीं है। अगर उन ये 2-3 कारणों से हो सकता है। एक तो उनको क्या मिलेगा उनको स्पष्ट नहीं हो पाया। उनको क्लियरली नहीं समझ में आया कि उनको क्या मिलेगा, उनका क्या फ़ायदा होगा, ये उनको नहीं समझ में आया। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे पास तो समय नहीं है। और आप उनको अलग-अलग तरह की चीज़ें कह सकते हैं, अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उनको ये भी कह सकते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास अभी समय नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, वो करते हुए अगर आज आज आपके पास समय नहीं है, तो ये संभव है कि वो काम करते हुए आने वाले 40 साल में आपको कभी समय मिलेगा ही नहीं। तो लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। लाइफ में जो आपने सपने देखे हैं, लाइफ में जो आपने महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो पूरी करने में तो दिक्कत आएगी आपको, घूमने जाने में दिक्कत आएगी। तो ये एक ऐसा काम है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत भी नहीं है। अक्सर जो लोग कहते हैं समय नहीं है, अ, उनको अगर कोई घर में इमरजेंसी आ जाए, तब तो वो समय निकालेंगे ही, चाहे कितने भी बिज़ी वो हों, क्योंकि ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि समय है या नहीं। तो ये जो काम है, ये आने वाले समय में आपको सपोर्ट करेगा, आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। तो डुप्लीकेशन में हर किसी के समय इकट्ठा होके फिर आपके पास जो भी रेम्युनरेशन आएगा, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीखना समझने में समय देना है। लेकिन उसके बाद एक बार आपको आ गया ये काम करना, तो आपको डेली बेसिस में आप आधा घंटा या मुश्किल से 1 घंटा देंगे तो भी काफ़ी है। तो अ, और जब भी कोई इस तरह का सवाल करता है, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि देखिए आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक तरीका है। तो अगर सिर्फ़ इसी प्रॉब्लम की वज़ह से आप नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपसे मैं आग्रह करूँगा कि ये सिस्टम आप जान लें और फिर आपको इस बिज़नेस से में जुड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्यों कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है। हो सकता है वो एक काम टालने के लिए कह रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं करना। आज ज़्यादातर लोग ये टालने के लिए कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, समय तो आपके पास होता है। अगर ज़रूरत हो, अगर इम्पोर्टेंस महसूस हो उन्हें और अगर कह लीजिए ऐसा कोई ज़रूरी काम आ जाए तो समय वो भी निकाल लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं समय नहीं है क्योंकि वो टालना चाहते हैं आपको। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, जिससे उनके ऊपर ये इम्प्रेशन पड़ा है कि ये काम तो मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना? ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। मैं ऐसी प्रेज़ेंटेशन दे अच्छा प्रोडक्ट तो हम समझा ही नहीं सकेंगे। तो हर जगह लोग मुझे लेकर जाते थे, सर आप चलिए तब काम होगा, आप चलिए तब हमारा कस्टमर कन्विंस होगा। तो जहाँ अपने काम को आसान करना चाहिए, वहाँ पर मेरी नॉलेज ने मेरे काम को मुश्किल कर दिया था। तो आपको ये जो जो बातें आप हम करते हैं, उसको जितना सरल रखना है, जितना सिंपल रखना है, ताकि कोई भी ये देखे और किसी को भी ऐसा महसूस हो कि अरे यार ये काम तो मैं भी कर लूँगा, इसमें क्या बड़ी बात है। आपको काम को इतना सरल तरीके से बताना है, किसी को लगे कि ये काम तो मैं भी कर लूँगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो कोई कहता है भई मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी समस्या लोगों को आती है। तो बस पैसे नहीं होने की एक समस्या है तो सही और यही कारण है जिसकी वज़ह से ये काम हमें करना है। यही तो कारण है क्योंकि कोई भी टाटा, बिरला, अंबानी तो है नहीं। तो लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है किसी के घर में, तो पैसे नहीं होने के बाद भी वो कहीं न कहीं से पैसे इकट्ठे कर लेता है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो। तो कहने का ये मतलब है कि पैसे किसी के पास भी एक्स्ट्रा नहीं होते।
तो अगर कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो इस बिज़नेस में आप उसको इतना इंटरेस्टेड नहीं कर पाए हैं। उसको बिज़नेस इतना लुभावना नहीं लगा है। अभी तक उसे ये नहीं लगा है कि इस बिज़नेस से वाक़ई में पैसे कमा सकता हूँ। उसका अविश्वास बोल रहा है कि पैसे नहीं है। अगर उसे विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर इनकम आ सकती है, तो ये इनकम आएगी इसलिए तो इस काम को कर रहा है। क्योंकि जो काम कर रहे हैं उससे आज अगर पैसे नहीं है, तो उस काम को करके भविष्य में कैसे पैसे आ जाएँगे? अगर कोई 10 साल से किसी काम को कर रहा है, किसी जॉब में है या किसी प्रोफ़ेशन में है और वो कहता है कि हमारे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है या हमारे पास तो ज़हर खाने के पैसे नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं, ये लोगों का डायलॉग है। तो जो काम करके आपके पास ज़हर खाने के पैसे नहीं है, वो काम करके आने वाले 10 साल में भी पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि काम तो वही करना है आपने। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसे लगेंगे भी नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ अपने इस्तेमाल के प्रोडक्ट से आप एक बिज़नेस जन्म ले सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर रिकमेंड करना होता है, सक्सेसफुल रिकमेंडेशन के ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। अब अलग-अलग व्यक्ति को आप अलग-अलग तरह से जवाब दे सकते हैं। हम लोग इसकी एक शीट भी बना रहे हैं जिसमें अलग-अलग तरह के जवाब आपको मिलेंगे। एक ही सवाल के 4-4, 5-5 जवाब मिलेंगे आपको और ये आपको रिटर्न भी मिलेगा और इसकी वीडियो भी बनेगी। तो आपको वो वीडियो भी आप बार-बार देखते रहेंगे और आपको जो आपके पास लिटरेचर रहेगा इसका क्वेश्चन एंड आंसर का, वो भी आप बार-बार पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों के जवाब को बेहतर तरीके से दे पाएँगे। इसके अलावा कोई सवाल ये आता है कि मैं सेल्समैन नहीं हूँ, तो उन्हें कहना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन यहाँ सेल्समैन बनने का काम ही नहीं है। मुझे बाद में पता चला कि यहाँ सेल्समैन बनने का कोई काम नहीं है। हमें यहाँ सेल्समैन चाहिए भी नहीं। जो सेल्समैन लोग आते हैं बल्कि उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है इस काम को करने में। क्योंकि यहाँ हमें बेचना ही नहीं है। यहाँ जो हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका उसका हमें प्रचार करना है या उसके बारे में हमने हमने बताना है कि क्या फ़ायदा है उसका। अब जब तक हमने इस्तेमाल ही नहीं किया तब तक हम फ़ायदे कैसे बताएँगे? तो जैसे कोई फ़िल्म देखते हैं हम, हमें अच्छी लगती है तो हम उसका प्रचार करते हैं। ये फ़िल्म तो बहुत अच्छी लगी हमें। ये वेब सीरीज़ तो बहुत अच्छी लगी हमें। ये जगह तो हमें खाना बहुत अच्छा लगा। इस जगह का हमें जगह घूमने गए थे वहाँ बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें तो हम वैसे भी करते ही हैं। तो हमें यहाँ सेल्समैन बनने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन में भी लोग रिव्यूज़ छोड़ते हैं। तो रिव्यू लिखने को उनको किसी ने बोला तो नहीं कि आपको रिव्यू लिखना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने रिव्यू लिखा। 92% लोग जो ऑनलाइन परचेज़ेज़ करते हैं, वो रिव्यू देख के करते हैं। मतलब अनजान लोगों के रिकमेंडेशन को मानते हैं। तो ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर रिकमेंड करना है। वो प्रोडक्ट्स जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपको जो फ़ायदा हो रहा है, उस फ़ायदे के बारे में आपको लोगों को बताना है। आपको यहाँ सेल्समैन बनने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, उसको उसने ऐसा सवाल पूछा ही क्यों कि मैं सेल्समैन का काम नहीं कर सकता, मैं डोर टू डोर सेल्समैन का काम नहीं कर सकता। क्योंकि वो आपको वो चीज़ करते हुए देख रहा है। आपके बारे में उसका वही इंप्रेशन है कि आप सेल्समैन हो। इस वजह से वो ऐसा सवाल पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको वो सारा काम नहीं करना है जो एक सेल्समैन करता है। आपके बताने का तरीका एक कस्टमर की तरफ होना चाहिए। एक संतुष्ट ग्राहक की तरह आप बातचीत करेंगे लोगों से। प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो। बिज़नेस के बारे में बात करेंगे तो एक एक संतुष्ट डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे बात करेंगे कि हाँ, ये काम तो अच्छा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है। हम आम तौर पे जब बात करते हैं तो बायस बात करते हुए नज़र आते हैं, पक्षपाती नज़र आते हैं। उनको हमारे बात करने से के तरीके से ही ये झलक रहा होता है कि हम कुछ बेचने का मकसद है हमारा। हमारा मकसद ये है कि वो कुछ खरीद लें। हमारी ये मकसद है कि वो प्रोडक्ट ले लें। ये हमारा मकसद है। ऐसा उसको लगता है क्योंकि हम भी कहीं न कहीं बेचने के उद्देश्य से ही बात कर रहे होते हैं। हम कभी भी टेलिंग के उद्देश्य से बात नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि टेलिंग का बिज़नेस है, सेलिंग का बिज़नेस नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जाने-अनजाने में एक नया व्यक्ति जब जाता है किसी के पास, तो वो उस प्रोडक्ट की इतनी गुणगान करता है कि वो बिना किसी फ़ायदे के तो कोई नहीं करता है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं जब किसी से बात करता हूँ, तो बहुत पहले तो उसकी नीड भाँपने की कोशिश करता हूँ कि उसे ज़रूरत किस चीज़ की है, उसे दिक्कत किस चीज़ की है और उस दिक्कत से रिलेटेड मैं एक छोटी-सी बात करता हूँ, जो आशा में लिपटी हुई संभावना की बात होती है। आशा में लिपटी हुई, मतलब वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है सामने वाला, जैसे मान लीजिए मैं लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर जा रही है और उस छोटे से बच्चे को एक बहुत पावर का चश्मा लगा हुआ है। मतलब बच्चा छोटा है,
5-7 साल या 8-10 साल या 12 साल का बच्चा होगा और उसको बहुत तगड़ा चश्मा लगा हुआ है। तो मैं महिला से पूछता हूँ, दीदी माफ कीजिएगा, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? माफ कीजिएगा लेकिन बच्चे को ये कब से चश्मा है ये? तो वो बोलती है कि हाँ, बच्चे को तो 2 साल हो गया चश्मा लगे हुए हैं। दीदी इनका पावर तो बहुत ज्यादा है। तो बोले कि हाँ, पावर तो काफी ज्यादा हो गया है। बोले इसका कुछ नेचुरल उपाय आप क्यों नहीं करते? तो बोले नेचुरल उपाय मतलब? बोले एक व्यक्ति है हमारे परिचय में, जिनको ऐसे चश्मा ज्यादा था लेकिन अब उनको दिखने में काफी मदद होती है, अब उनको दिखने में काफी सुविधा होती है उस चीज को यूज करने के बाद। तो अगर आप चाहें तो मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूँ, आप भी उनसे बात कर लीजिए। क्या पता आपके बच्चे के का चश्मा भी थोड़ा पावर कम हो जाए, क्योंकि अभी उम्र कम है, अभी बॉडी पूरी डेवलप नहीं हुई है। तो हो सकता है अभी अगर कुछ अच्छा ऐसा काम हो तो उसके चश्मा उतर जाए। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली उसको खुद सेल्समैन बन के बेचने की चेष्टा नहीं की। एक संतुष्ट ग्राहक के तौर पे या एक लाइव विटनेस के तौर पे मैंने बताया उनको कि मेरे परिचय में कोई है जिनको ऐसे आराम हुआ है, तो अगर आप चाहें तो मैं नंबर दे सकता हूँ। मैंने उनको ये नहीं बोला अरे आप नंबर लीजिए, अरे आप नंबर लीजिए। मैं अगर जोर जबरदस्ती करूंगा नंबर देने में, उनको लगेगा कि जरूर दाल में कुछ काला है, ये इतना ज्यादा आग्रही क्यों है ये नंबर देने में, नंबर देने की इतनी इसको इच्छा क्यों है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप अगर चाहें तो मैं नंबर दे सकता हूँ। तो अगर वो सच में चाहती है कि उसके बच्चे को फायदा हो, तो सच में चाहती है कि उसके बच्चे को का जो चश्मा है उसका मतलब थोड़ा उसमें राहत मिले, तो वो डेफिनेटली वो नंबर लेगी और डेफिनेटली वो कॉल भी करेगी। तो ये आप सामने वाले की नीड को कितना ज्यादा हिट करते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है, वो भी बिना किसी मेडिकल क्लेम के, बिना ये कहे कि मैंने कहा कि किसी को हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी हो जाएगा। मैंने कोई मेडिकल क्लेम नहीं किया, मैंने सिर्फ एक सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल बताया है कि किसी का चश्मे का पावर कम हो गया, छोटा बच्चा है, आप इसको देके वो चीज आप खिला सकते हैं, क्योंकि इससे इसके भी चश्मे का पावर कम होने की संभावना है, पूरी पूरी संभावना है। तो इस तरीके से जब आप बात करते हैं और फिर आप अपना नॉर्मल काम करने लगते हैं, तो आपने ज्यादा बातें तो की नहीं, आपने ज्यादा कन्विंस तो किया नहीं, आपने सिर्फ उस व्यक्ति का नंबर दे दिया। अब उसमें सच में अगर उसको इच्छा होगी अपने बच्चे का चश्मा ये करने की, तो वो कॉल कर लेगी। अब आप अपने डाउनलाइन को या आप अपने अपलाइन का नंबर दे सकते हैं और अपलाइन को फोन करके कह दीजिए कि मैंने एक लेडी को नंबर दिया है, वो आपको कॉल कर सकती है, आप उनको डील कर लीजिएगा। तो हो गया आपका काम। आपने खुद उसको क्लोज नहीं किया, किसी और ने किया आपके लिए। क्योंकि फुटबॉल में भी ऐसे ही होता है ना, मिडफील्डर जो है स्ट्राइकर को बॉल पास करता है, गोलकीपर मिडफील्डर को देता है, और जो स्ट्राइकर है वो जाके गोल करता है। ऐसा ही होता है ना, गोलकीपर तो नहीं जाता दूसरे गोल पोस्ट पर गोल करने के लिए। मतलब ऐसा भी होता तो है लेकिन बहुत रेयर चांसेस में होता है। तो ठीक इसी तरह से आप टीम बना के आप लोगों से बात कर सकते हैं, आपको सेल्समैन बनने की भी जरूरत नहीं है और आपको यहाँ पर किसी और तरह का किसी को प्रेशराइज करने की या किसी से जोर जबरदस्ती करने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अ, ये बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि ये बिजनेस सैचुरेट हो जाए। ये बिजनेस तो मतलब आज चल रहा है कल चले ना चले। तो देखिए लोग हर साल नए 18 साल के हो रहे हैं और 18 साल के जब लोग हो रहे हैं तो उनको इस बिजनेस की जरूरत है, उनको स्वास्थ्य की जरूरत है, उनको पॉकेट मनी की जरूरत है, उनको भी आगे चल के जॉब की जरूरत पड़ेगी और वो जॉब से उनको इनकम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इस काम को वो करते हैं, इस काम को वो सीखते हैं, इस काम को वो समझते हैं, तो इस काम में सीखी हुई स्किल्स उनको नॉर्मल लाइफ में भी काम आएगी। उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, लोगों को पहचानने की कला उनके अंदर डेवलप होगी, लोगों से बात करने का तरीका उनको आएगा, लोगों की पहचान वो बेहतर कर पाएंगे, उनको बात करना आएगा, अपने आप को प्रस्तुत करना आएगा, अपने ड्रेसिंग सेंस उनकी बेटर होगी। जैसे अभी राज सर बोल रहे थे, राज सर को देख करके मुझे भी ऐसा लगता है कि काश मेरी पर्सनालिटी थोड़ी और राज सर की तरह हो जाए तो मेरा काम कितना अच्छा हो जाएगा। मैं जहाँ जाऊंगा वहां बिना बात किए ही मेरा काम हो जाएगा। लोग मेरी पर्सनालिटी को देख के इतना इंप्रेस हो जाएंगे कि ऊट पटांग सवाल तो पूछेंगे ही नहीं, बल्कि पर्सनालिटी को देख के इतना इंप्रेस हो जाएंगे कि मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक कंपनी के इस तरह के एम्बेसडर हम बने, अगर इस तरह के ब्रांड एम्बेसडर अगर हम बने कि हमारी ड्रेसिंग सेंस जबरदस्त हो, हमारी बात करने का तरीका एक कुशल हो, हमारे बात करने का तरीका निपुण हो, तो
आधा काम तो हमारा वहीं हो जाता है। मतलब बिना ज्यादा बात किए ही सामने वाले के ऊपर हमारा इतना जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है कि उसके बाद वो ज्यादा सवाल करता नहीं है, वो पहले से ही कन्विंस होता है। तो इस तरह की चीजें आपको भी सिखाई जाएगी लंबे समय में कि आप किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, हैंडशेक किस तरह से करना है, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ, मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा आने वाले समय में। हम हर ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रहे हैं जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके, आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो मार्केट सैचुरेट हो जाएगा ऐसा लोग कहते हैं। देखिए ये जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ देता है और हेल्थ की हर किसी को जरूरत है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो लोग कहते हैं भाई हमने हर तरह के टेस्ट करा लिए, टेस्ट में कुछ नहीं निकला, तकलीफ भी हमें हो रही है, लेकिन डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे हैं प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत सारे लोग आज की डेट में दवाइयों से परेशान हो चुके हैं। किसी को कभी लगता है कि नहीं हमें रसायन मुक्त जो है चिकित्सा की जरूरत है, या रसायन मुक्त कोई कोई ऐसा उपाय करना है ताकि हमें रोग ना हो लंबे समय में। तो ऐसे लोग हमेशा धीरे-धीरे हमारे बीच आ रहे हैं और हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी बड़ी है कि एक साथ हम सारे लोगों को बता भी नहीं सकते। तो आज की डेट में ये मार्केट पे सैचुरेट होने का कोई सवाल नहीं है। साथ के साथ हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो खाए और खत्म हो गए। मान लीजिए एक व्यक्ति को हमने जोड़ दिया है या एक बंदा हमारा कस्टमर बन गया है, तो जब वो प्रोडक्ट इम्यूज़ैम खा लेगा, खत्म हो जाएगा, तो उसे तो दोबारा चाहिए ना। वो दोबारा ऑर्डर करेगा। जब वो एलोस्टीन से ब्रश करेगा, तो वो खत्म हो जाएगा, उसे दोबारा चाहिए। नोवास्टीन से नहाएगा, वो खत्म हो जाएगा, दोबारा चाहिए। जब ज़ेन टच शैम्पू से वो जो हमारा हेयर क्लेंजर है उससे हेयर क्लेंज करेगा, खत्म हो जाएगा, उसे दोबारा चाहिए। यानी कि सेम आदमी जिसको मैंने एक बार प्रोडक्ट दे दिया है, उसी से दोबारा इनकम आ सकती है, दोबारा प्रोडक्ट देके। तो सैचुरेट कैसे होगा जी? जब मेरी टीम मान लीजिए 50 लोगों की है और उन 50 लोगों के पास 10-10 कस्टमर हैं, हर किसी के पास 10 कस्टमर है, यानी कि टोटल 500 कस्टमर है और डिस्ट्रीब्यूटर 50, और वो सारे के सारे 550 लोग जब सुबह ब्रश करते हैं तो मेरे पास पैसा आता है। अगर वो एक भी और व्यक्ति को ना जोड़े, एक भी व्यक्ति ना जुड़े, तब भी उन 550 लोगों के प्रोडक्ट के इस्तेमाल का पैसा तो मेरे पास आना ही है। वो जब जब नहाएंगे तो पैसा आएगा, मंजन करेंगे पैसा आएगा, जैन प्रो लेंगे पैसा आएगा, इम्यूजैंट लेंगे पैसा आएगा, काढ़ा यू पीएंगे पैसा आएगा। जब जब जो जो करेंगे उससे मेरे पास पैसा आएगा। तो सैचुरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जितने लोग भी जुड़ चुके हैं वो तो बार बार उसी प्रोडक्ट को लेते हैं। तो जब उसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो कोई नया नहीं भी जुड़ता तो इनकम तो आती है। और वैसे भी मान लीजिए कोई बॉटम लेवल पे भी है, जो कोई बॉटम लेवल पे जुड़ा है वो किसी को और को जोड़ नहीं पाया, तो उसका भी नुकसान क्या है? वो जो प्रोडक्ट के पैसे दे रहा है और उसके एवज में उसको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उसका भी तो कोई नुकसान नहीं है, उसने पैसे दिए उसको प्रोडक्ट मिले। हम जब अपने पास की किराने की दुकान में जाते हैं, वहां पर भी हम पैसे देते हैं, हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पर भी हम पैसे दे रहे हैं, हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, नुकसान तो किसी चीज का है नहीं। तो सैचुरेट होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होने की वजह से, हाई क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस प्रोडक्ट होने की वजह से, ये बिजनेस कंजम्पशन के नेचर का होने की वजह से ये सैचुरेट नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि भाई कंपनी भाग जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। देखिए कंपनी भाग तो रही है, लेकिन बहुत तेजी से आगे भाग रही है। कंपनी का टर्नओवर बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से आगे भाग रही है, कंपनी के नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होकर आगे भाग रहे हैं, उनका टर्नओवर भी बढ़ रहा है, कंपनी के की नई नई साइंटिफिक रिसर्चेज आ रही हैं, वो भी आगे भाग रही हैं। कंपनी को डेली नए नए अवार्ड्स मिल रहे हैं, मतलब हर हफ्ते हर महीने कंपनी को नए नए अवार्ड्स मिलते हैं। तो कंपनी बड़ी तेजी से आगे भाग रही है, भाग तो रही है पर आगे भाग रही है, बहुत तेजी से प्रगति कर रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो कंपनी यूजुअली बंद कब होती है? जब वो पैसे ना कमा रही हो, या जब कोई लीगल कोई प्रॉब्लम हो जाए तब हो सकता है ऐसा। लेकिन हमारी कंपनी हर तरह से लीगली कंप्लायंट है। जितने भी नियम कानून है, एफडीएसए के जितने भी नॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे फॉलो करती है। भारत सरकार के बाकी जितने भी नियम है वो सारे के सारे फॉलो करती है, और किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज नहीं है। साथ ही साथ प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो आप सोचिए कि इंडिया की सरजमी पे कोई एक ऐसी कंपनी जो 5.25 साल से चल रही हो और उसकी किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट ना हो।
क्योंकि देखिए इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों को राय देने में या लोगों को नुक्स निकालने में बड़ा मजा आता है और गलतियां निकालने में, नुक्स निकालने में। तो इंडिया जैसे देश में कई करोड़ लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं और आज तक एक भी व्यक्ति को कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट नहीं आई है कंपनी के ऊपर। ये कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए कि ये प्रोडक्ट की गुणवत्ता को, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसको कितना बड़ा अच्छी तरह से दर्शाता है। तो अगर कंपनी के प्रोडक्ट में कोई चैलेंज नहीं है, कंपनी कोई अगर नियम नहीं तोड़ रही है, कंपनी में अगर लोग सही है, उनका विजन सही है, तो फिर कंपनी बंद होने की क्या जरूरत है। अच्छा, मान लीजिए सुब्रतो सर ये कंपनी को और आगे लेकर के जा रहे हैं, तो कंपनी भी ग्रो कर रही है तो उनके प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रहे हैं और उस प्रॉफिट को वो अलग अलग तरीके से हमारी प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं। कंपनी के नए नए ऑफिसेस खुल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कंपनी जब ज्यादा पैसा कमाती है या कंपनी जब इनकम अच्छी होती है, कंपनी एक्सपैंडिंग मोड में होती है, तो कोई भी एक्सपैंडिंग मोड में बंद होती है क्या कंपनी? कंपनी बंद होती है जब सेल ना हो रही हो, कंपनी ना चल रही हो, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ रही हो या कोई लीगल इश्यू हो जाए, तभी कंपनी बंद होती है। इस तरह का कोई लीगल इश्यू तो है भी नहीं और इस तरह का लीगल इश्यू कभी होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो एफडीएसए की गाइडलाइन है, जो गाइडलाइंस है, जो लॉ नहीं है, हम उन गाइडलाइंस को भी मानते हुए चल रहे हैं, जो कि आगे चल के लॉ बन सकता है। तो हम जो लॉ है उससे एक कदम आगे चल रहे हैं। वो लॉ जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसको भी हम प्रिकॉशनरी तौर पे मान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने सिस्टम में, ताकि किसी भी तरह से हम लोगों के ऊपर कोई भी लीगल आंच ना आ सके। एक लास्ट सवाल मैं लूंगा, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे क्योंकि 9 बज गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कंपनी जो है पिरामिड स्कीम है, स्कैम है। तो देखिए, स्कैम वहां होता है जब आपसे पैसे लिए जाए और पैसे के एवज में आपको कुछ भी ना मिले। आपको एक सपना बेचा जा रहा हो, आपको एक उम्मीद बेची जा रही हो कि इतने समय बाद इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने समय बाद ये हो जाएगा, उतने समय बाद वो हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जहां आपके पैसे के एवज में आपको कुछ भी नहीं मिलता, उसको स्कैम कहते हैं। आपके पैसे के एवज में आपको मतलब सिर्फ आशा मिलती है या कोई पेपर मिलता है, वहां पर स्कैम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपने जो पैसे दिए उसके एवज में तो आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, तो जब प्रोडक्ट्स मिल गए तो काहे का स्कैम। दूसरी बात ये है कि लोगों को लगता है पिरामिड स्कीम, आप हर चीज को एक पिरामिड का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ये जो हमारे सेल, शरीर के अंदर जो सेल्स पैदा होती हैं, हर सेल 2 डॉटर सेल्स को पैदा करके फिर खुद मर जाती है, फिर वो 4 डॉटर सेल्स को पैदा करता है, फिर वो 8 डॉटर सेल्स को पैदा करता है, फिर वो 16 डॉटर सेल्स को पैदा करता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी बाइनरी सिस्टम चल रहा है। शरीर के अंदर हम जो पैदा हुए, हमारे दादाजी के कई सारे बच्चे, फिर उनके कई सारे बच्चे, फिर उनके कई सारे बच्चे, उनके और ज्यादा बच्चे, तो ये भी एक पिरामिड का शेप लेता है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जहां बनती है, वहां से जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर वहां से फिर और जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता है। पानी की जो टंकी होती है किसी इलाके में, वहां से सब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में पानी जाता है, फिर वहां सब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से लोगों के घरों में जाता है, वो भी एक पिरामिड का शेप लेता है। अब देखिए, आज हिंदू धर्म में भी जो है अलग अलग तरह के मतलब शंकराचार्य जी लोग हैं, वो मठ के अलग अलग शंकराचार्य हैं, उनके नीचे और भी कई सारे अलग अलग पद हैं, फिर उनके नीचे कई सारे पुरोहित हैं, कई सारे उपाध्याय हैं, कई सारे ओझा हैं, कई सारे अलग अलग तरह के पुजारी हैं, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग। तो कहने का मतलब कि वहां पर भी अगर आप देखें तो एक पिरामिड बनाया जा सकता है। अगर आप देखें कि इस्लाम धर्म में, देखिए मुझे उतनी मतलब फुल प्रूफ जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदाजा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको अंदाजा देना है कि एक खलीफ होते हैं, फिर उनके नीचे उलेमा होते हैं, फिर अलग अलग मौलाना होते हैं, ऐसे अलग अलग उनके अंदर भी विभाजन है। और विभाजन होने की वजह से उसको भी हम एक पिरामिड के शेप में देख सकते हैं। आप अगर क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो वहां एक पोप होते हैं जो कि टॉप पे होते हैं, पिरामिड के टॉप में, फिर उनके नीचे जो है आर्च बिशप्स होते हैं, उनके नीचे प्रीस्ट होते हैं, उनके नीचे अलग अलग तरह के जो पादरी होते हैं, उनके भी एक पिरामिड बनाया जा सकता है। अगर हम कॉर्पोरेट में देखें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एक है,
उनके नीचे अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर उनके नीचे अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो ज्यादा लोग होंगे, फिर मिड लेवल मैनेजमेंट वो और ज्यादा लोग होंगे, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट और ज्यादा लोग होंगे, फिर फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स और ज्यादा होंगे, फिर फैक्ट्री के वर्कर्स और ज्यादा होंगे। तो अगर हम एक ढांचा बनाए तो वो भी एक पिरामिड का शेप ले सकता है। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो जंगल का राजा है शेर, उसके नीचे शेर की प्रजाति के और जितने भी हैं, वो चीता हो सकता है, वो टाइगर हो सकता है, वो तेंदुआ हो सकता है, इस तरह से काफी सारे हैं। फिर उसके नीचे भी जानवर को का मांस खाने वाले और भी काफी सारे हैं, फिर उसके बाद घास खाने वाले और भी ज्यादा हैं। तो इसको भी हम एक पिरामिड का शेप दे सकते हैं। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीज है, आप सब चीज को पिरामिड का शेप दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली हमारा बिजनेस पिरामिड है, इनफैक्ट सारी चीजें धरती पे सब कुछ पिरामिड है। अगर आप देखेंगे तो पहले के समय में जो ढांचे बनाए जाते थे वो भी गुम्बद जैसे बनाए जाते थे, ऊपर छोटे होते थे और नीचे चौड़े होते थे, वो पिरामिड जो बना। तो हर चीज एक पिरामिड शेप आप दे सकते हैं। तो पिरामिड का महज पिरामिड जैसा दिखना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर पैसा पैसा जो है नीचे कोई ज्वाइन करता है तो पैसा ऊपर जाता है और सर्विस नीचे आती है। अगर पैसा ऊपर जा रहा है और सर्विस नीचे नहीं आ रही है तो वो गड़बड़ है। लेकिन अगर पैसा ऊपर जा रहा है और नीचे सर्विस भी आ रही है, नीचे प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि हर चीज पिरामिड है। एवरीथिंग इज अ पिरामिड। आप देखिए कंपनी की एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के बाद फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं काफी सारी जगह पे, फिर उनके फ्रेंचाइज स्टोर्स होते हैं काफी सारे शहरों में। तो आप देखिए ये भी 3 लेवल का पिरामिड बन गया। फैक्ट्री सिर्फ एक है, फैक्ट्री स्टोर्स का कुछ चुनिंदा स्टोर्स है, लेकिन बाकी के स्टोर्स बहुत सारे हैं। तो आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं इसमें, ऊपर में एक, फिर नीचे 4-6 और फिर उसके नीचे 8-10, तो एक पिरामिड बन गया। तो हर चीज का पिरामिड बन सकता है। महज पिरामिड का शेप होना कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन पिरामिड में जब नीचे से पैसा ऊपर जा रहा है और ऊपर से कुछ भी नहीं आ रहा है तब गड़बड़ है। तो हमारे सिस्टम में जब पैसा जाता है नीचे से ऊपर, तब उसके एवज में उनको उसी वैल्यू का प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई स्कैम या किसी भी तरह के स्कीम होने का कोई चांस नहीं है। फिर जो स्कीम होती है उसमें वो चीटिंग स्कीम होती है, जहाँ आपके पैसा लिया जाता है उसके एवज में आपको कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप जब पैसा देते हैं आपको उसके एवज में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आशा करता हूँ कि ये सवालों के जवाब में आपको कुछ पर्सपेक्टिव दे पाया हूँ, कुछ दृष्टिकोण दे पाया हूँ और आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाई है। इसी तरह से हम बीच बीच में ये क्वेश्चन एंड आंसर के